A very very good evening to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। और ये जो केमिकल काइनेटिक्स होगा गाइज, इसमें हम ज़्यादा थ्योरेटिकली तो हम ज़्यादा इसमें नहीं घुसने वाले, क्योंकि हम यहाँ पे जो टारगेट करने वाले हैं हम वो UPHESC का जो एग्ज़ाम आने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको टारगेट करने वाले हैं। GDC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आने वाला है उसे टारगेट करने वाले हैं। बाकी आप GIC प्री एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा होने वाला है, PGT के लिए, और नेट जैम गेट इत्यादि, यानी कि केमिस्ट्री के जितने भी ऑप्शनल एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो सीरीज़ होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हम यहाँ पे थ्योरेटिकल ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो भी होगा अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे और क्लियर करने के बाद में हम क्वेश्चन अप्रोच देखेंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। हम यहाँ पे नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, नेट जैम गेट UPHESC वगैरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। तो ओके, लेट अस स्टार्ट। सो उससे पहले मैं आपको एक बार UPHESC का, देखो हमारा मेन फोकस रहने वाला है UPHESC पे, ठीक है ना। नेट जैम गेट सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम UPHESC का एक बार सिलेबस देख लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स का, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सिलेबस देखें तो ये है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स का सिलेबस, केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालाइसिस। अगर आप इसमें देखो तो इसमें आपका ये सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले आपका डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल रेट इक्वेशंस फॉर जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर, ठीक है ना। रिएक्शंस, हाफ लाइफ पीरियड, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अपोजिंग, कॉन्जिक्यूटिव एंड पैरेलल रिएक्शंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि आपका आरएनएस इक्वेशन वगैरह यहाँ पे आ गया, ऑफ रिएक्शन रेट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर गैसेज रिएक्शंस, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, यानी कि दिस इज योर SSA, लिंडमान्स थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, थर्मोडाइनमिक फॉर्मूले। मीन्स यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा केमिकल काइनेटिक्स आपका बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा इसमें दिया हुआ है बहुत ही अच्छे से। और सिलेबस देखो, मेरे हिसाब से जो UPHESC ने जो सिलेबस लिया है बहुत ही अच्छा सिलेबस लिया है, ठीक है ना। आप इसमें मीन्स देखो वहाँ पे एक टीचर से वो लोग चाहते क्या, एक टीचर से चाहते हैं कि उसे बेसिक टू एडवांस सभी पूरी नॉलेज हो, यानी कि जो भी टॉपिक है उसके बारे में पूरी नॉलेज हो। तो उसी हिसाब से यहाँ पे सिलेबस दिया है बहुत ही अच्छा। इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे और वहीं पे हम कैटालाइसिस पढ़ेंगे, और फिर हम यहीं पे हम चेन रिएक्शन यानी कि जो फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री है वो हम यहाँ पे पूरा कवर कर लेंगे, और इसी के अंदर हम स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों यूनिट हम क्या करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ही करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा सीरीज़ होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल भी डरिए मत। आपका उधर ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक चला हुआ है जिसमें हमने नेम रिएक्शन चला रखा है यहाँ, और रिएक्शन मैकेनिज्म हम कर चुके हैं। यहाँ पे अब हम केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो लेक्चर लेके आए और बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखो यहाँ पे आज मैं पूरा कोशिश करूँगा कि यहाँ पे ब्लर ना हो। तो ओके, लेट अस स्टार्ट। तो अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो इसे मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो आप पढ़ते हो 11th 12th में, जो आप पढ़ते हो BSc में जाके आप पढ़ते हो, तो आप सबसे पहले क्या पढ़ते हो, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हो। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटीज वगैरह वगैरह यहाँ पे वो सब कुछ पढ़ेंगे जो हम 11th 12th में पढ़ते थे, ठीक है ना, BSc में अपना पढ़ते थे। ओके, इससे बाद में हम चलते हैं थोड़ा आगे। यहाँ पे अब थोड़ा हमारा जाता है कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, या हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे चल रहा था वो रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा था आपका किसका, वन स्टेप रिएक्शन, या आप बात करो एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। लेकिन फिर हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, और यहाँ पे जो मोस्टली हम पढ़ने वाले हैं वो हम कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, ठीक है ना, अपोजिंग रिएक्शन, जिन्हें हम रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं, वगैरह वगैरह हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इससे नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे चेन रिएक्शन एंड फोटोकेमिस्ट्री। मैं बात करता हूँ यहाँ पे फोटो फिजिकल कह देता हूँ केमिस्ट्री,
ठीक है ना। फोटो फिजिकल केमिस्ट्री है, फोटो केमिस्ट्री की बात करता हूँ, उसका फिजिकल वाला पार्ट। ऑर्गेनिक वाली फोटो केमिस्ट्री हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, जिसमें पैटर्न पूछी वगैरह पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। हम उसका फिजिकल पार्ट पढ़ेंगे, फिजिकल अप्रोच पढ़ेंगे। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इससे बाद में अगर मैं चलूँ तो हम यहाँ पे जो थ्योरीज वगैरह होती है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, थ्योरीज। यहाँ पे हम टेम्परेचर इफेक्ट, आर्हीनियस थ्योरी पढ़ेंगे, उससे बाद में लिंटमांस थ्योरी वगैरह वगैरह, कोलिजन थ्योरी वगैरह सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे थ्योरीज। उससे बाद में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट बच जाता है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज कैटालाइसिस, ठीक है ना। एंड फिर कुछ इसका जो मिसलेनियस पार्ट बचेगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। और हाँ सॉरी, यहीं पे एक चीज़ हमारी और बचती है, वो हमारा स्टेटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है ना। यहाँ पे जो काइनेटिक्स हम पढ़ते हैं उसमें स्टेटिस्टिकल अप्रोच आती है, रिएक्शंस में जो आप थ्योरीज पढ़ते हैं उसमें स्टेटिस्टिकल अप्रोच आती है, उसी के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पोज करके स्टेटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स को भी पढ़ लेंगे। तो ये पूरा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस काइनेटिक्स में। और मैं फिर से आपको कहता हूँ कि जो ये लेक्चर होने वाला है, ये सीरीज़ होने वाली है, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सीरीज़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होगा। और काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, नेट की बात, आपके नेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, अराउंड 12 मार्क्स के अराउंड पूछा जाता है, ज़्यादा भी पूछा जाता है, कभी कभी कम भी, लेकिन इससे ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है ना। गेट में भी काफ़ी पूछा जाता है ये, ठीक है ना। इसकी बात करें तो टाइफर में भी पूछा जाता है, वगैरह वगैरह सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। जैम वगैरह सब में पूछा जाता है, नीट वगैरह सब में पूछा जाता है, 12th के भी काम आता है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ ऑप्शनल एग्जाम की UPHESC आपके इसके लिए रामबाण है, ठीक है ना। हम बात करते हैं GDC, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, GIC प्री। मैं बार बार प्री की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्री में ही आपका ऑप्शनल है, जो आपका मेंस है उसमें सब्जेक्टिव है, इसलिए मैं प्री की बात कर रहा हूँ। और ये आपका होगा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज PGT वाला जो है यहाँ पे, और फिर आपका UP PGT जो है, ठीक है ना, या DSSB PGT, जो भी PGT है सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चलने वाले हैं, और यहाँ पे हम जो पूरा करने वाले हैं इसे, वो UPHESC के सिलेबस के अनुसार हम चलने वाले हैं, क्योंकि इसमें फुल्ली बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है सिलेबस में, इसके अंदर आपके ये सारे एग्जाम्स का आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं एक एक टॉपिक के साथ साथ। डेली हम यहाँ पे DPS, डेली हम DPS यहाँ पे लगाएंगे। DPS मीन्स डेली प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, या हम इन्हें DPP भी कह सकते हैं, DPP, डेली प्रैक्टिस पेपर हम यहाँ पे डेली लगाने वाला है, यानी कि एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्वेश्चन भी लगाते हुए चलेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो मैं एक बार आपको चेन रिएक्शन, जो आपका फोटो केमिस्ट्री है उसका भी सिलेबस दिखाता हूँ। चेन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें मोस्टली क्या देखते हैं, सबसे पहले चेन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे कुछ लॉज होंगे वो हम पढ़ेंगे, उससे बाद में हम सीधा यील्ड पे आ जाएंगे, यील्ड पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कुछ फोटो केमिकल रिएक्शंस के रेट्स पढ़ेंगे, काइनेटिक्स ऑफ सम फोटो केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। स्टेटिस्टिकल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पार्टीजन फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ, मैं पूरा स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं पार्टीजन फंक्शन करूँगा। ये कम करते हैं, पूरा स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स यहीं पे कर लेंगे, ठीक है ना। बीच में थोड़ा पॉज देके स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को यहीं कर देंगे, लास्ट में फिर कैटालाइसिस बचेगा वो उससे बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स भी यहीं पे आ जाएगा, स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो ये तीनों चीज़ हम इस पूरी सीरीज़ में करने वाले हैं। इससे बाद में अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे एनालिटिकल भी देखेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी और थर्मोडायनेमिक्स वगैरह भी देखेंगे, वो बाद की बात है। और दूसरी साइड हमने नेम रिएक्शन वाला चलाया हुआ है, जिसमें हमने एल्डोल कर लिया है, परकिन कर लिया है, डिकवान कर लिया है, डिकवान कंडेंसेशन, रेफर्मेटिस्की कर लिया है, बेंजोइन कर लिया है, विटिक रिएक्शन कर लिया है, रीमर टीमन कर लिया, आई थिंक रॉबिन्सन एनिलेशन कर लिया है, वहाँ पे हमने रॉबिन्सन एनिलेशन हो गया हमारा, माइकल एडिशन हो गया हमारा, और स्टोर्क इनामीन तो हमने आज ही किया है। तो ये सब रिएक्शन हम वहाँ पे नेम रिएक्शंस कर चुके हैं। और अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूँ तो वो पूरा हम वहाँ पे कर चुके हैं। तो गाइस बहुत ही अच्छी सीरीज ये चलने वाली है जो केमिकल काइनेटिक्स वाली है। तो प्लीज़ यहाँ पे आप फोकस रखो और अच्छे से करो। हाँ, और सबसे बड़ी बात, शेयर करो भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तभी तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, तभी तो हम अच्छे अच्छे यहाँ पे लेक्चर्स लेके आएंगे। और भाई वीडियो को लाइक करना ना भूले, लाइक करो यार, लाइक करने में बहुत ज़्यादा तुम लोग कंजूसी करते हो, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करो,
ठीक है ना। जो नए लोग आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करके साइड में एक बेल आइकन आता है, घंटे का निशान आता है, इसे दबा के, और इसमें जब जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे ऑल लिखा होगा, इस पर क्लिक करना, जिससे आपके पास सभी वीडियोज़ के आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज़ प्लीज़ ये 3 काम कर लो तुम, ठीक है ना। और तो बाकी हम देख लेंगे। जब तुम लोग ये नहीं करते हो ना तो मेरा जो मनोबल है वो घट जाता है, जिससे वीडियोज़ वगैरह अपलोड नहीं होती। तो अगर आप करते रहोगे, ठीक है ना, ये हमारा पेट्रोल होता है, ये हमारा जो हमारा फ्यूल है वो यही है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ हमारा फ्यूल है, अगर ये हमें मिलता रहेगा तो हम चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ ये करो, ओके। ये मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट था आपसे। तो अब हम करने वाले हैं स्टार्ट आपका केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में हम सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे आपको वो बताऊंगा कि काइनेटिक्स क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं, अरे यार वो चीज़ सबको पता है, ठीक है ना। हम तो यहाँ पे अच्छे से थ्योरी, नई नई कंसेप्ट सीखने वाले और फिर उन्हें अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। वैसे ये चीज़ तो सबको ही पता है कि काइनेटिक्स की ज़रूरत होती क्या होती है, हमें रिएक्शंस का रेट देखना होता है कि कोई भी रिएक्शन, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप ये देखो कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए आपका थर्मोडाइनमिक्स, अगर थर्मोडाइनमिक्स में डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है तो आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है ना। रिएक्शन वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, आप कह लो वो रिएक्शन होगी, ठीक है ना। लेकिन वो रिएक्शन किस रेट से होगी, उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, कितनी स्पीड से होगी, वो कौन बताएगा, वो बताएगा आपका केमिकल काइनेटिक्स। ये चीज़ें सबको पता होती है, ठीक है ना। ये हम डिस्कस यहाँ पे करने नहीं आए, हम यहाँ पे डिस्कस करने, हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है ना। और एग्जाम में ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, हमारे पास सिलेबस बहुत है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको। तो ओके, तो अब हम इसमें एक एक स्टेप्स करके देखते हैं। मैं सबसे पहला स्टेप इसमें देख लेता हूँ, दैट इज आवर स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री, तो आई थिंक स्टोइक्योमेट्री सबको पता होगा, ठीक है ना। क्या होता है स्टोइक्योमेट्री, प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है ना। तो देखो, चलो मैं बताता हूँ आपको स्टोइक्योमेट्री क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा लफड़े में नहीं बढ़ना है। अगर आपके पास कोई एक रिएक्शन है 2A + B = C, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 3C लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कितना पार्टिसिपेट कर रहा है A, दैट इज स्टोइक्योमेट्री ऑफ A। कितना पार्टिसिपेट कर रहा है B, दैट इज स्टोइक्योमेट्री ऑफ B। कितना पार्टिसिपेट कर रहा है C, दैट इज स्टोइक्योमेट्री ऑफ C। सो द स्टोइक्योमेट्री of A is the magnitude of stoichiometry of A is 2, for B is 1, for C is 3, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज स्टोइक्योमेट्री। लेकिन अब अगर आपको मैं लिख दूं कि एक जैसे कि यहाँ पे 2 मान लेता हूँ, यहाँ पे 2 मान लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख दूं कि स्टोइक्योमेट्री 2 है, ठीक है ना। तो आप मुझे यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि ये इसकी स्टोइक्योमेट्री लिखी मैंने या इसकी, क्योंकि इसकी भी स्टोइक्योमेट्री 2 ही बता रहे हैं, हम इसकी भी स्टोइक्योमेट्री 2 बता रहे हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे मैग्नीट्यूड बोला। ध्यान से सुनना, स्टोइक्योमेट्री 2 टाइप की होती है जनरली। एक स्टोइक्योमेट्री नेगेटिव होती है, नेगेटिव भी होती है स्टोइक्योमेट्री, और स्टोइक्योमेट्री पॉजिटिव भी होती है। ध्यान से सुनना, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स के लिए जनरली जो स्टोइक्योमेट्री होती है वो नेगेटिव होती है। रिएक्टेंट्स के लिए स्टोइक्योमेट्री क्या होती है, नेगेटिव। और प्रोडक्ट के लिए जो स्टोइक्योमेट्री होती है वो क्या होती है जी, आपकी पॉजिटिव होती है। क्यों 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 क्यों, अब ये कहेंगे क्यों होती है ऐसी, इसलिए होती है क्योंकि जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन प्रोसीड करती है, तो रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। अमाउंट डिक्रीज होता है तो इसलिए उनकी स्टोइक्योमेट्री नेगेटिव लेते हैं, और इनका अमाउंट इंक्रीज होता रहता है तो इनकी स्टोइक्योमेट्री पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोइक्योमेट्री लिखी है, ये इस ए की नहीं लिखी है, इस C की लिखी है। इस A की स्टोइक्योमेट्री तो -2 होगी। अगर मैं स्टोइक्योमेट्री को न्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसकी स्टोइक्योमेट्री -2 होगी, इसकी स्टोइक्योमेट्री -1 होगी, और C की स्टोइक्योमेट्री 2 होगी। तो जनरली स्टोइक्योमेट्री नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। रिएक्टेंट के लिए स्टोइक्योमेट्री क्या होती है, नेगेटिव होती है, और प्रोडक्ट के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर मैं एक रिएक्शन लिखूँ, ये रिएक्शन फेमस है, आपने पढ़ी होगी, बहुत ज़्यादा बार पढ़ी होगी, N2 + 3H2 = 2NH3। बताओ जी कौन सा रिएक्शन है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। इसका एक प्रोसेस का रिएक्शन है, कौन है ये, हैबर प्रोसेस। अमोनिया के बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन का प्रोसेस है ये, हैबर प्रोसेस, ठीक है ना। कमर्शियली ऐसे बनाया जाता है अमोनिया को। ओके, छोड़ो, मैं यहाँ पे कुछ भी कैटलिस्ट वगैरह भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वो हम जब कैटलिस्ट पढ़ेंगे जब देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक रिएक्शन है, इसमें अगर मैं स्टोइक्योमेट्री पूछूँ तो N2 की स्टोइक्योमेट्री है जी -1, क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट में है वो 1 है, ये 1 टाइम यहाँ पे लिया गया है, तो इसकी स्टोइक्योमेट्री -1, क्योंकि रिएक्टेंट है इसलिए माइनस यहाँ पे है। H2 की स्टोइक्योमेट्री इज -3 एंड NH3 की स्टोइक्योमेट्री इज +2, ठीक है ना। यू कैन राइट लाइक दिस, let's say you have SO2 plus
O2 is equal to SO3. So first of all, you have to balance this equation. So how to balance? Just please tell me how to balance. So you can write 2 over here. So this is 2 to the 4, 4 to 6, and you can write 2 over here. If you write 2 over here, then this is 3, 2 plus 6. Okay, just wait. I am writing over here SO2 plus O2 is equal to SO3. दिस इज होमवर्क फॉर यू. प्लीज बैलेंस दिस रिएक्शन. बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना. ये आपने 11th-12th में पढ़ी होती है. बैलेंस करो इस रिएक्शन को. अगर कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है तो लिखो, ठीक है ना. जो बैलेंस है इस रिएक्शन को बैलेंस करके आप इसकी स्टोइकोमेट्री निकाल के मुझे दो, ठीक है ना. छोड़ो, चलते हैं आगे, ठीक है. और अगर मैं एक रिएक्शन और ले लेता हूँ, इसे भी आप करना. N2 प्लस O2 इज इक्वल टू NO. N2 प्लस O2 इज इक्वल टू NO2. NO प्लस O2, ठीक है ना, इज इक्वल टू NO2. इन्हें आप बैलेंस कर लेना. जैसे इसे ही बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और दोनों के 2 है तो यहाँ पे 2 कर दिया. इसकी स्टोइकोमेट्री इज -1, इसकी स्टोइकोमेट्री इज -1, इसकी स्टोइकोमेट्री इज +2. तो आपको आई थिंक स्टोइकोमेट्री का अब पता लग गया है, ठीक है ना. तो क्या होती है स्टोइकोमेट्री? कोई दिक्कत नहीं ना. चलो आगे चलते हैं. क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए जी. एक एक बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना. ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बाद में जाके कि मुझे समझ में नहीं आया. समझ में आना चाहिए, एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना. अब जो स्टोइकोमेट्री होती है वो टाइम डिपेंडेंट भी होती है, टाइम इंडिपेंडेंट भी होती है. बस आपको याद रखना है कि स्टोइकोमेट्री कैन बी टाइम डिपेंडेंट, कैन बी टाइम इंडिपेंडेंट. टाइम डिपेंडेंट और इट्स मे बी टाइम इंडिपेंडेंट. बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना. देखो अगर किसी को नोट्स चाहिए, ठीक है, तो नोट्स बना के मैंने देने का. नोट्स तुमको खुद बनाने. अरे यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ यार, नोट्स बना तो सकते हो ना, ठीक है ना. नोट्स खुद बनाने सीखो. जितना आप नोट्स बना के पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा. यहाँ पे मैं लिखवाने वाला तो हूँ नहीं, क्योंकि लिखूंगा तो वही 1 साल लग जाएगी, ठीक है ना. काइनेटिक्स का इतना बड़ा सिलेबस है, नहीं होगा आपसे फिर, ठीक है ना. तो अब हम दूसरा पढ़ते हैं, स्टोइकोमेट्री. आई होप आपको समझ में आ गया. लाइट से मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 3C. ये इक्वेशन है. तो बताओ इसका स्टोइकोमेट्री कितना है. तो कितना होगा? -2, क्योंकि रिएक्टेंट है और यहाँ पे 2 लिखा है तो -2, एंड इसका भी -2 होगा, और इसका स्टोइकोमेट्री कितना होगा? +3 होगा. आपको स्टोइकोमेट्री आई होप समझ में आया होगा. अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जीटा. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय जीटा. सो व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन? सो ओके, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको. सो द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, आई एम राइटिंग जीटा. जीटा इज नथिंग बट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना. रिप्रेजेंट, देखो अगर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो तो आप खुद से कर लेना उसे, ठीक है ना. यहाँ पे हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं. द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट द चेंज in the amount, the extent of reaction represent the change in the amount of reactant or product of reactant or product during the cause of reaction for any reactant or product in a reaction having time independent stoichiometry. Zeta is equal to eta minus eta naught upon, ठीक है, सॉरी n. ओके,
सो क्या बताया मैंने कि जो आपका जीटा होता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है, वो होता है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया ड्यूरिंग द कॉज ऑफ रिएक्शन। मीन्स कोई रिएक्शन हो रही है, लेट से मेरे पास एक रिएक्शन है A+B गिव्स 2C, ये मेरे पास रिएक्शन है। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के, अगर मैं इस रिएक्टेंट की बात करूं, इस रिएक्टेंट का एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना आया है, तो वो यहाँ पे बताएगा कि ये जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीटा, एंड जीटा इज इक्वल टू n minus n naught upon nu, where n is nothing but initial amount, and n is you can say amount at a particular time, यानी कि जिस टाइम पे स्पेसिफिक टाइम, जिस टाइम पे आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन देखना चाहते हो, उस टाइम पे ये अमाउंट है सब्सटेंस का, ठीक है ना। एंड एन नोट इज द इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट मीन्स एट t इज इक्वल टू 0 पे उसका अमाउंट कितना दिया हुआ है। देखो, जिस भी सबस्ट्रेट का, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस टाइम पे आप निकाल रहे हो उस टाइम पे उसका कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए, और कंसंट्रेशन आपको इनिशियल वाला भी पता होना चाहिए, और उसका स्टोइकोमेट्री तो आप उसकी रिएक्शन से देख ही लोगे, ठीक है ना। अगर आपको ये सब पता है तो आप फॉर्मूले में रख दो और आप उसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकाल लोगे। बोलो समझ में आ रहा है। सो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द change in the concentration, or you can say amount of the substrate with द कॉज ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे विद द प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन, यानी कि जैसे जैसे वो रिएक्शन हो रही है वैसे वैसे उसमें चेंज क्या है, दैट इज योर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है ना, वो हमारे डीपीपी में है। उससे पहले मैं देख लेता हूँ रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन। वैसे जितना मज़ा बोर्ड में पढ़ाने पे आता है उतना मज़ा यहाँ पे पढ़ाने में नहीं आता, ठीक है ना। बट अभी बोर्ड में पढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यू है, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। What is rate of conversion of reaction? So the rate of conversion of reaction is nothing but the time derivative of extent of reaction. So the time derivative of extent of reaction, is known as rate of conversion of reaction. फिर सुनो, rate of conversion of reaction is nothing but time derivative of एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मीन्स इस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय जीटा डॉट। जीटा डॉट मीन्स दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ जीटा विद टाइम, सो डी जीटा बाई डी टी। सो अब अगर आप यहाँ पे जीटा की वैल्यू रखोगे, जीटा इज नथिंग बट n माइनस एन नोट अपॉन न्यू, तो यहाँ पे अगर आप रखोगे डी अपॉन डी टी इंटू, ध्यान से देखना, n माइनस एन नोट अपॉन न्यू, न्यू इज कॉन्स्टेंट, सो ये बाहर आ जाएगा 1 अपॉन न्यू, तो ये रह जाएगा डी एन अपॉन डी टी माइनस डी एन नोट अपॉन डी टी। अब ध्यान से देखना जी, ध्यान से 1 अपॉन न्यू डी एन अपॉन डी टी, तो ये टाइम के साथ कंसंट्रेशन है, ये टाइम के साथ क्या करेगी, वेरी करेगी। लेकिन जो ये एन नोट है ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन फिक्स होती है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा जीटा डैश, और रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू डी एन बाई डी टी। नंबर ऑफ मोल का आप डेरिवेटिव ले दोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और यू कैन से नंबर ऑफ अमाउंट का जो टाइम के साथ डेरिवेटिव होगा इज नोन एज रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन। सो आपको समझना है, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ जीटा विद टाइम इज नोन एज रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन। गॉट इट? So now you got it, what is rate of conversion of reaction, that is g zeta by dt, or that is equal to 1 upon nu. Nu is nothing but stoichiometry into dn by dt.
This is your rate conversion of reaction. Now what is rate of reaction? Rate of reaction. Rate of reaction, and this is represented by small r. So rate of reaction, if you divide this rate of conversion of reaction by वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम से इसे डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट जीटा डॉट बाई वी. वी इज नथिंग बट द वॉल्यूम, और यू कैन राइट 1 बाई वी. वी इज कॉन्स्टेंट, डी जीटा बाई डी टी. सॉरी, वी इज नॉट कॉन्स्टेंट बट दिस इज 1 बाई डी जीटा बाई डी टी. ओके, यू कैन राइट दिस लाइक दिस. अब आप जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन न्यू इंटू वी डी एन बाई डी टी, और वी को आप यहाँ पे ले जा सकते हो, तो इसे लिख दोगे आप 1 बाई न्यू डी एन बाई वी डी टी. क्योंकि वी कॉन्स्टेंट नहीं है तो आप इसे यहाँ पे ले जा सकते हो, क्योंकि आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा 1 बाई न्यू. न्यू इज स्टोइकोमेट्री. सो डी एन अपॉन वी, दैट इज एन अपॉन वी इज नथिंग बट कंसंट्रेशन, ये आपको पता है. तो डी सी बाई डी टी. सो दिस इज योर रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 1 अपॉन स्टोइकोमेट्री इंटू डी सी. ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटू डी सी बाई डी टी. दिस सी इज नथिंग बट कंसंट्रेशन. जिसका आपको रेट निकालना है ये उसकी कंसंट्रेशन है. समझ में आ रहा है? कंसंट्रेशन का टाइम के साथ डेरिवेटिव इंटू 1 बाई स्टोइकोमेट्री. तो ये होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन. अब अगर आपको कोई भी रिएक्शन दे दूं, मैं दे दूं N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3. अगर ये रिएक्शन दे दूं और मैं कह दूं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, आपको रेट ऑफ रिएक्शन N2 की टर्म में लिखना है, तो बहुत ही सिंपल होगा. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन स्टोइकोमेट्री. N2 की स्टोइकोमेट्री कितनी है यहाँ पे? -1. तो आप कहोगे 1 अपॉन -1, यानी कि -1 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है ना, 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है ना, माइनस. और डी यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन. किसकी कंसंट्रेशन? जिसके रेस्पेक्ट में आप रेट निकाल रहे हो. तो N2 की कंसंट्रेशन बाई डी टी. अरे याद आया कुछ? 12th क्लास में आप ऐसे ही तो लिखते थे रेट, बट आपको पता नहीं था वो कहाँ से आया था. अब आपको पता लग गया है. ठीक है ना, तो ऐसे हो जाएगा. अब आपको H2 के रेस्पेक्ट में लिखना है, तो H2 के रेस्पेक्ट में वही आप लिखोगे 1 अपॉन स्टोइकोमेट्री. स्टोइकोमेट्री -3, तो -1 अपॉन 3 डी H2 की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इज इक्वल टू. अब आप NH3 की रेस्पेक्ट में वो रेट लिखोगे, तो 1 अपॉन स्टोइकोमेट्री. स्टोइकोमेट्री इज +2 ओवर हियर. सो डी NH3 अपॉन डी टी. तो भाई साहब, आई होप आपको समझ में आएगा रेट ऑफ रिएक्शन हम क्यों ऐसे लिखते थे पहले. ठीक है ना, अब कान खोल के और कान खोल के सुनो और आँख खोल के देख लो. ठीक है ना, तो ये होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन. बोलो, समझ में आ रहा है? चलो जी, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात. अब आप कोई भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो. मैं एक रिएक्शन दे देता हूँ. मैं कह देता हूँ A प्लस 2B इज इक्वल टू 3C. ये रिएक्शन लिख दी मैंने. आपसे बोला रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो आप लिखोगे, इधर माइनस आएगा ए की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1 बाई 2 डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 डी सी बाई डी टी. ऐसे आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख लोगे. बोलो, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ. देखो, यहाँ पे रेट में माइनस लगाए, यहाँ पे प्लस लगाए, यहाँ पे रेट में माइनस लगाए, माइनस लगाए, माइनस लगाए, यहाँ पे प्लस लगाए. अरे प्रोडक्ट की साइड में आप देख रहे हो ना, रेट में माइनस साइन नहीं है और रिएक्टेंट की साइड माइनस साइन है. तो ऐसा क्यों? इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है, ध्यान से सुनना, कि जो आपका रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ घट रहा है, ये टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, और ये टाइम के साथ इंक्रीज होने लग रहा है. इसलिए यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है. इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस. रेट ऑफ डिसअपियरेंस और डिकम्पोजिशन. अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस मीन्स ए के डिसअपियर होने का रेट. ए क्योंकि डिसअपियर हो रहा है टाइम के साथ, बी के डिसअपियर होने का रेट, और ये आपका सी के डिसअपियर, यहाँ पे बी के डिसअपियर होने का रेट ये पूरा नहीं है. माइनस डी बी बाई डी टी इज डिसअपियरिंग रेट ऑफ बी, माइनस डी ए बाई डी टी इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, डी सी बाई डी टी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन. रेट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन
कुछ लोग तो कुछ आजकल कुछ बच्चे तो 12th क्लास से रटते रहते हैं कि नहीं प्रोडक्ट के लिए ये होता है, ये ऐसी। अरे क्यों होता है, कैसे होता है, वो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको समझ में आया होगा। तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये रेट ऑफ अपीयरेंस, जहाँ पे माइनस लगा होता है, माइनस का मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस, प्लस लगा होगा तो रेट ऑफ अपीयरेंस। अगर आपसे कह दूँ ए के फॉर्मेशन का रेट बताओ, तो माइनस हटा दो ना, डी ए बाई डी टी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, और डिसअपियरेंस ऑफ ए तो माइनस डी ए बाई डी टी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। बोलो समझ में आया। तो रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आया। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है ना अभी, ये डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है, देख लो सब जगह डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, ठीक है ना। बोलो जी समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात समझ में आ रहा है। तो थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो जी, नोट्स तो आप बना लोगे, अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो नोट्स तो आप बना लोगे, लेकिन लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एक एक कंसेप्ट आपके माइंड में होगा, तभी आप एग्जाम में जाके अपना 100% दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से एक एक थ्योरी आपको रट के जाने, अरे रटने का मतलब ये है कि आपको बार बार पढ़ोगे तो वो दिमाग में गल जाएगी, तब आप जाके पेपर में कर सकते हो, ठीक है ना। ये नहीं कि आप यहाँ पे से राम कथा की तरह पढ़ के चले गए, पेपर में याद आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको थ्योरी पे पूरी पकड़ होनी चाहिए, क्वेश्चन आप कर लोगे। वैसे क्वेश्चन भी मैं बहुत कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, देखो जी, जो लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था वो दो साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग गुलबर्ग एंड वागे, ठीक है ना। ये दो साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग एंड वागे। ट्वेल्थ क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है ना। आपने 11th क्लास में लास्ट चैप्टर में इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा, आपने ये काइनेटिक्स में पढ़ा होगा 12th क्लास में, ठीक है ना। 4th चैप्टर आई थिंक 4th और 5th, तो वहाँ पे पढ़ा होगा। तो गुलबर्ग एंड वागे दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। इसे कहते हैं हिंदी में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। अरे लो हिंदी में भी लिख देता हूँ भाई, हिंदी में भी लिख देता हूँ, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। रात के बज रहे हैं भाई 12, ठीक है ना। और आवाज़ में बोल रहा हूँ तेज तेज, बाहर वाले भी ये कह रहे होंगे पता नहीं ये सोएगा नहीं और हमें भी नहीं सोना देगा। चलो ठीक है, हमें तो जागरण करना है, ठीक है ना, हमें तो पढ़ना है भाई। यूपीएचएससी और कोई भी एग्ज़ाम है, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करो, वो एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है तो आपको पढ़ना है भाई। ध्यान रखो, एक ना एक दिन एग्ज़ाम होना है, ठीक है ना। ये नहीं कि पढ़ के सो जाओ यार, जब कोरोना खत्म होगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तब पढ़ना स्टार्ट। अरे भाई एक ना एक दिन एग्ज़ाम होना है, जिस दिन एग्ज़ाम होगा अगर तूने पढ़ रखा है तो उस दिन तू पूरा करके आएगा, और बाद में तुझे फ़ख्र होगा अपने ऊपर, ठीक है ना। जब तेरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी फिर, ठीक है, सब वसूली हो जाएगी। अब हम पढ़ लेते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नाम, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या होता है जी, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल होता है। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, कोई रिएक्शन है, ये कोई मैंने एक जनरल रिएक्शन ले ली, ठीक है। ले मैं यहाँ पे कुछ वो भी ले लेता हूँ, ए ए बी बी सी सी, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने इसका मल्टीपल ले लिया, 1 2 3 कुछ भी ले लिया, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसके नंबर ऑफ टाइम्स है, यानी कि ये आपको स्टोइकोमेट्री वाला फंडा है, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था। देखो बहुत ही सिंपल था। इन्होंने क्या कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की कुछ पावर के, ध्यान से सुनना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट की कुछ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से सुन लो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई आप करोगे, उसकी कुछ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये पावर क्या होती है, ये बहुत बड़ा फंडा है, इसके पीछे लोग परेशान रहते हैं, ठीक है ना। अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अभी यहीं से बात स्टार्ट होती है, ठीक है ना। वेयर दिस एक्स इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर है ये, एंड वाई इज द ऑर्डर ऑफ बी का ऑर्डर है। अरे ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर नहीं पता आपको। एक लाइन, ये एक लाइन लगा दो, एक लड़का यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, ऑर्डर क्या है भाई यहाँ पे, इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है ना, वो वाला वही ऑर्डर है, वही है, ठीक है ना। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी। और आपको पता है अगर मैं एक्स और वाई को जोड़ दूँ तो ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन। एन इज नथिंग बट ऑर्डर
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो x प्लस वाई इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जितने भी रिएक्टेंट होते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है, उसमें रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है उसके ऊपर जो पावर होती है, उन पावर का सभी कंसंट्रेशन की पावर का सम क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। और ये जो आपको मिला है, ये जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिला है, इसे ही हम बोलते हैं रेट लॉ ऑफ इक्वेशन रिएक्शन का रेट लॉ। ये क्या कहलाता है? रिएक्शन का रेट लॉ। तो रिएक्शन की रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन होती है, उनकी जो पावर होती है, उनका सम क्या कहलाता है? रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है। अब जो ये ऑर्डर होते हैं ना, ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। आप इसे ऐसे अपने पास से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। अगर एक्सपेरिमेंटल के थ्रू आपको बताया गया तब आप वहाँ पे उसका ऑर्डर लिख सकते हो। ये कभी भी सॉरी, कभी भी मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, दिस इज़ माय फॉल्ट। तो ये जो x और y होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि x और y इनकी स्टोइकियोमेट्री के इक्वल होते हैं। वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है ना। वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट ये जरूरी नहीं कि हमेशा वो इक्वल होंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, आगे दो टाइप की रिएक्शन आएगी। एक आएगी एलिमेंट्री रिएक्शन, एक आएगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो एक ही स्टेप में पूरी होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो मल्टी स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, उनकी जो स्टोइकोमेट्री होती है, जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं, वो सेम होते हैं। और ए वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो x की जगह a आ जाएगा, y की जगह b आ जाएगा, और ये a प्लस बी रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। वो चीज़ बात की बात है। तो ये जो है, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। अगर आपको किसी रिएक्शन में, अगर आपको ध्यान से सुनना, अगर आपको किसी रिएक्शन में रेट लॉ दिया है किसी इक्वेशन का, तो आप वहाँ पे ऑर्डर यहाँ से लिख लोगे। लेकिन अगर आपको रेट लॉ नहीं दिया है तो आप ये ऑर्डर कहाँ से लिखोगे? आप ये लिख दोगे उसकी जो स्टोइकोमेट्री होते हैं, उन्हें ही लिख लोगे। चलो वो क्वेश्चन करेंगे जब समझ में आएगा। आपको रेट लो समझ में आया क्या होगा, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन आपको समझ में आया, तो ऐसे भी आप रिएक्शन का रेट लिख सकते हो। अगर आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो R इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा k a टू दी पावर x और b टू दी पावर y, ठीक है ना। ध्यान से सुन लो। और ये जो यहाँ पे k होगा, ये कहलाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। ये रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कहलाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? रिएक्शन का क्या कहलाएगा? ये रेट कांस्टेंट कहलाएगा। यहाँ तक कोई डाउट आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर मैं कोई एक रिएक्शन ले लूँ, मैं यही रिएक्शन ले लेता हूँ 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3c, ये इक्वेशन ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ इसका रेट लिखो। तो रेट अगर आप लिखोगे तो क्या होगा? -1/2 dA/dt। देखो ए का स्टोइकोमेट्री और उसका कंसंट्रेशन बाई dt, और अब यहाँ पे बी के लिए लिख देंगे -dB/dt इज इक्वल टू, इसे मैं 3 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 1/3 dC/dt। अब ध्यान से सुन लेना, ये तो रेट है ही, हम रेट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेट लो की फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनना। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? R इज इक्वल टू के क्या होगा? रेट कॉन्स्टेंट इनटू रिएक्टेंट कौन कौन है? रिएक्टेंट है ए और बी, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन। अब ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे जो एक ही कंसंट्रेशन है, ए की जो कंसंट्रेशन है वो कितने टाइम्स, ध्यान सुनना, यहाँ पे ए 2 टाइम्स लिया है। आप 2 टाइम्स ए को ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू 3c, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। तो ए की कंसंट्रेशन 2 बार आ जाएगी, ए इंटू बी आएगा, ए इंटू बी को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर। कोई दिक्कत वाला समझ में आ रहा है? तो k² b ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। बोलो जी समझ में आ रहा है? ठीक है ना। लेकिन ये कब? ये जब यहाँ पे आपको रेट लो ना दिया हो। अगर आपको दिया हो तो आप वो वहाँ से लिख दोगे। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। आप रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखोगे। अब बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए जी, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूँ तो जनरली जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो माना आपका ये गया है कि जीरो तो होता ही है, ठीक है ना, 1 होता है, 2 होता है, ये 3 तक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका लिया जाता है। हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़्यादा भी सकता है, लेकिन 3 तक ही लिया जाता है। क्यों?
क्यों? देखो आप आगे एक थ्योरी पढ़ोगे कोलिजन थ्योरी, आप कोलिजन थ्योरी में ये देखोगे कि जो रिएक्शंस होती है वो पार्टिकल्स के कोलिजन से होती है, और सबसे परफेक्ट को जो कोलिजन माना जाता है वो 3 पार्टिकल का माना जाता है। इससे ज़्यादा अगर आप 4 पार्टिकल का कोलिजन बनाओगे तो वहाँ पे बीच में बहुत खाली जगह रहेगी, तो अच्छा कोलिजन नहीं माना जाता। तो आप 0 1 2 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हो, जो आपका यूपीएचएससी में दिया हुआ है वो तीनों रिएक्शन दिया हुआ है। पीजीटी में थोड़ा 0 1 2 पढ़ लोगे उतना ही काम में, अब 0 1 पढ़ लोगे वो भी काम आ जाएगा, ठीक है ना, बस उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। लेकिन 0 1 2 3 तीनों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको यहाँ पे पढ़नी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 0th ऑर्डर रिएक्शन पढ़नी है आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़नी है आपको, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़नी है आपको, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पढ़नी है आपको। ये सब आपको पढ़ना है। तो अब यहाँ से रिएक्शन डिफरेंट वेरियस टाइप्स की हो जाएगी। 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन अलग अलग टाइप से यहाँ पे हो जाएगी। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना। वैसे अब हम वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, इससे आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसमें अब एक क्वेश्चन बचा है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लगा लोगे उससे, ठीक है ना। देखो भाई, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं अपने पास से भी करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर पेपर से कराऊंगा जो मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं दूसरी कोचिंग्स के क्वेश्चन उठा के वहाँ से भी कराऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें तो देखो क्वेश्चन करने हैं, हमें ये तो है नहीं कि हमने किस कोचिंग से लिया है, कैसे लिया है, ठीक है ना। हम कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हैं। तो बाद में ये बात ना है कि सर आपने क्वेश्चन उस कोचिंग के क्वेश्चन उठा के कराई है, सर हमें तो क्वेश्चन करने हैं यार, कहीं से क्वेश्चन, आपको जो भी क्वेश्चन मिले ना आप वही उठाओ और उसी क्वेश्चन को कर लो, ठीक है ना। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ अभी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का। देखो जी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ है N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ये इक्वेशन दिया हुआ है। और थोड़ा ब्लर हो रहा है आई थिंक, ओके हाँ। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे जो N2 की कंसंट्रेशन दिया है, इनिशियल